स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने पॉलिनोमियल ख़त्म किया है। अभी अभी पॉलिनोमियल की सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और कुछ पॉलिनोमियल में बचा नहीं है और किसी टाइप के क्वेश्चन बचे नहीं हैं। अगर आप प्रीवियस चैप्टर लगाते हैं और उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा या हमको मेल वगैरह करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम आज शुरू करेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम टॉप तक जाएंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए कि हर चैप्टर से कम आप अगर आप करने बैठोगे तो कम से कम नहीं तो 20-30 टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 30 टाइप के तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं। पहले तो आप देखोगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। हर मेथड में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका सेकेंड पार्ट जो आता है वो आपका वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग टाइप की वर्ल्ड प्रॉब्लम है, कम से कम 10-12 टाइप की वर्ल्ड प्रॉब्लम है। बोट स्ट्रीम है, ठीक है, वर्क है, और भी बहुत सारी टाइप की वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसको भी ये करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 3 जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत सिंसियरली करना है। ठीक है, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। तो बहुत हैवी नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लीनियर इक्वेशन होती है, कैसे क्या करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करेंगे। जैसा कि पॉलिनोमियल में हम लोगों ने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें एक टाइप हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, एक टाइप हम लोगों ने किसका पढ़ा था बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल का। चलो जल्दी से बताओ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई है बताने वाला? चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? डिग्री होती है 1। इसकी डिग्री कितनी होती है? 1। और डिग्री हम कहाँ चेक करते हैं? डिग्री हम चेक करते हैं वेरिएबल पे। किस पे हम चेक करते हैं? वेरिएबल पे। ठीक है, तो अगर मुझे कोई लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखना होगा तो 2x प्लस 7 लिख दिया। ठीक है, ये क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, या हम कैसे, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये हो गया लीनियर इक्वेशन, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें देखो जो x है वो वेरिएबल है और x की पावर कुछ नहीं दिख रही, इसका मतलब है x की पावर 1 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री हुई वो कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई। तो इसलिए ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा इसमें कितने वेरिएबल आपको दिख रहे हैं? इसमें कितने वेरिएबल आपको दिख रहे हैं? एक वेरिएबल दिख रहा है, दैट इज x। ठीक है, एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, और इसकी डिग्री 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन कहेंगे। डिग्री 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन, और एक वेरिएबल दिख रहा है इसलिए वन वेरिएबल। ठीक है, तो अब आप इसके नाम से आप समझ जाओगे। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके नाम से आप समझ जाओगे कि ये लीनियर इक्वेशन तो है, मतलब इसकी डिग्री जो होगी, मिनट, इसकी डिग्री जो होगी, इसकी डिग्री जो होगी वो तो 1 होगी, लेकिन इसमें जो वेरिएबल होगा, इसमें जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 2 वेरिएबल होगा इसमें। क्या होगा बेटा? 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल कितना होगा इसमें? 2 होगा। कौन कौन से होंगे? एक्स और वाई। एक्स और वाई, कौन कौन से वेरिएबल होंगे? एक्स और वाई। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब डिग्री, लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे 2x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए।
2x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो वेरिएबल कौन कौन से हैं। इसमें जो वेरिएबल हैं वो है x एंड y। x और y इसके वेरिएबल हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये x है ये y है, क्या इनकी डिग्री दिख रही है आपको? डिग्री को उस पर ऊपर कोई नंबर नहीं दिख रहा, मतलब डिग्री कितनी है? डिग्री इनकी 1 है। डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री इसकी 1 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है बेटा? 1 है। ठीक है, x की भी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, तो इसी पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? x और y, 2 वेरिएबल दिख रहा है, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर हो रही है बात? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आप देख के पहचान सकते हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो मेरा ये बताने का मकसद ये था, ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आप देख करके पहचान लो कि कौन सा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है और कौन सा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आपको कोई भी एग्जांपल लूंगा, आप समझ जाओगे। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखिए, 7x प्लस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0, या 7x प्लस 8y इक्वल टू 5 या 3, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब आगे का हमारा जो टॉपिक है, हमें सबसे पहले देखना है। अब हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल समझ गए हैं, सॉरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम समझ गए हैं। तो अब हम इसका जनरल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, अब हम इसका क्या देखेंगे? जनरल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना। ठीक है, जनरल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, तो उसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, a, b और c ये कोई रियल नंबर है। ये कोई क्या है? रियल नंबर है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, a b c क्या होते हैं? कोई नंबर्स होते हैं। a जो है ये x का कोफिशिएंट है, b जो है ये y का कोफिशिएंट है, c जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, a जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x है, b जो है ये कोफिशिएंट ऑफ y है, c जो है ये कांस्टेंट है। आई बात समझ में? c जो है ये कांस्टेंट है। अच्छा, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जो कंडीशन है वो ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात। कंडीशन जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कंडीशन जो है, कंडीशन ध्यान रखिएगा आप लोग, a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, a और b 0 क्यों नहीं होने चाहिए? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ये कंडीशन है कि a और b 0 नहीं होने चाहिए। देखो, 0 हो जाएगा तो क्या होगा? अगर a को 0 करोगे तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा और सिर्फ बी वाई प्लस सी बचेगा, और ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए a को 0 नहीं होना है। इसी तरह अगर b 0 हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा तो y खत्म हो जाएगा, और ये ax प्लस c बचेगा। इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अगर मान लो a को 0 कर दिया, इफ a को 0 कर दिया, देन क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या बन जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं b को 0 कर दूं, इसी तरह अगर मैं b को 0 कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस सी इक्वल टू 0, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ये भी बन जाएगा। इसीलिए a और b को 0 नहीं होना है अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होना है तो।
ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है सॉल्विंग का, क्योंकि मैथ में हम थ्योरी तो पढ़ते नहीं है, थ्योरी बस थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, मेन मुद्दा है सॉल्विंग का। अब देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे देखो, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस इक्वेशन में, ध्यान से सुनो मेरी बात, जिस इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। जितने वेरिएबल आपको दिखेंगे उतनी आपको इक्वेशन चाहिए क्या करने के लिए बेटा, सॉल्व करने के लिए। क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। जितने आपको वेरिएबल दिखेंगे उतनी ही इक्वेशन चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो मतलब अगर मुझे कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल देता है और बोलेगा कि एक्स और वाई फाइंड करो, तो मैं एक इक्वेशन से नहीं फाइंड कर पाऊंगा, मुझको मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। क्लियर हो रही है बात। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। देखो 2x + 3y = 7, ये मान लो ऐसे, 2x + 3y - 7 = 0। अब देखो समझना ध्यान से, ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ठीक है, क्या मैं इस अकेली इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल पाऊंगा, क्या मैं इस अकेली इक्वेशन से x और y दोनों की वैल्यू निकाल पाऊंगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3x + 2y - 8 = 0। अब ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, तभी मैं x और y की वैल्यू को फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल = नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन। जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन हमको मिलेगी, तभी हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तभी हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। सपोज करो यहाँ पे एक्स वाई और जेड भी होता, ठीक है, एक्स वाई और जेड भी वेरिएबल होता, 3 वेरिएबल होते, तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए होती इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गई बात, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप, इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि जितनी वेरिएबल होगी उतनी हमको इक्वेशन चाहिए होगी उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने कहा 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, देखो देखो 2 इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से परेशान मत होइए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब है जब एक से ज्यादा इक्वेशन आपके पास आती हैं तो उनको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, फिर से, एक से ज्यादा इक्वेशन जब हमारे पास आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपसे कहा कि 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती है, तो अगर मैं उसका जनरल फॉर्म लिखूं, 2 इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखूं, तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 नट + c2 = 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जिसमें से a वाला जो पार्ट है वो x का कोफिशिएंट है, b वाला जो पार्ट है वो y का कोफिशिएंट है, c वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक से ज्यादा इक्वेशन होगी साथ में तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएंगे। अब मेरा जो टॉपिक अगला ये है टॉपिक अगला ये है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं, इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिससे हम इन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा आपका जो मेथड है वो आपके लिए आसान होगा और कौन सा मेथड आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने टाइप के मेथड हैं, जितने टाइप के हमको पढ़ने हैं, और कैसे हर मेथड की सॉल्विंग है, क्या हमको करना है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। चलिए शुरू करते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास जो मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग, कितने मेथड ऑफ सॉल्विंग है आप देखते जाओ। ठीक है, मैं पहले से नहीं बताऊंगा, आप देखते जाओ। पहला मेथड है ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकल मेथड या कह सकते हो ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, देखो मैं जब ये कह रहा हूं आपसे कि कितना मेथड इसको सॉल्व करने का, तो सॉल्व करने से मेरा मतलब ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू से सॉल्व, जब मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, कितने टाइप के मेथड है जिससे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चौथा है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, ये चार मेथड हमारे पास हैं। कितने मेथड है बेटा हमारे पास, चार मेथड है, जिसमें से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो अब आपके पास बचे हैं तीन मेथड, इन तीन मेथड को आपको डिटेल में पढ़ना है और ये देखना है कि तीनों मेथड कैसे कैसे काम करते हैं, कौन सा आसान आपको लगेगा, कौन सा मुश्किल लगेगा, जो आपको लगेगा उस हिसाब से आप काम करिएगा। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत अच्छा मेथड हुआ करता था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, वो थोड़ा टिपिकल था, लेकिन ये बहुत टिकाऊ मेथड था। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर सीबीएसई ने रखा होता यहाँ पे, तो आपको 11th में बहुत आसानी होती और 12th में भी बहुत आसानी होती अगर आप डिटर्मिनेंट वगैरह पढ़ते तो। ठीक है, चलो खैर नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ देख लीजिए, टोटल चार तरीके के मेथड होते हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। पहला है ग्राफिकल, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है एलिमिनेशन, चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट गया है, तो हमारे पास ये तीन मेथड बचे हुए हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहली शुरुआत करेंगे, जब हम लोग मेथड पढ़ने लगेंगे सबसे पहली शुरुआत हम लोग करेंगे ग्राफिकल से। ठीक है, सबसे पहली शुरुआत किससे करेंगे बेटा, ग्राफिकल से। ये ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसका जरूर से आता है, एक क्वेश्चन इसका ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड में, एकदम परमानेंट फिक्स है। ठीक है, तो चलिए इतना आप नोट करिए, ये मेथड है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे सॉल्यूशन निकलता है, क्या कंडीशंस होती हैं, किस किस तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं, सारा कुछ इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास है, मतलब जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास है, ठीक है, वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, कितने टाइप की होती हैं, क्या उनकी कंडीशन होती है, कितने उनके सॉल्यूशन होते हैं, कैसा उनका ग्राफ बनता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह हो सकती है कम पड़ जाए, तो मैं 20 से शुरू कर रहा हूं, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये है कि जो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दी रहेगी, उसी को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह रहे हैं। अगर आप लोग को दिमाग में नहीं जा रहा है तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x, देखिए मैं इसीलिए बार बार आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ ताकि दिमाग में रहे। 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, 5x प्लस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह रहे हैं। यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, और इन्हीं को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको चार मेथड बताए, और हम देखेंगे कि इन्हीं को सॉल्व करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटी निकलती है। मतलब अगर भाई इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा उन चार मेथड से, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा उन चार मेथड की हेल्प से, समझ रहे हो, उन चार मेथड की हेल्प से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं
तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसा ग्राफ बन सकता है, कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, क्या कंडीशन होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ ध्यान दो मेरी बात को। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है, मतलब जो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहता है, दो इक्वेशन, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक मिनट, थोड़ा सा आगे से बना लेते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है वो होता है दो टाइप का। ठीक है, एक होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो रही बात? सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो तरह के होते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती हैं, ऐसे दो इक्वेशन जो दी रहती है आपको, वो दो टाइप की होती है। एक होती है कंसिस्टेंट, एक होती है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है क्या? देखो, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आ ही जाता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो आ जाएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। ध्यान सुनो मेरी बात। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये इक्वेशन है, या इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दी हुई है, इनको मैंने उन चार मेथड की हेल्प से, उन चार में से किसी एक मेथड की हेल्प से सॉल्व किया, और अगर x और y की वैल्यू निकाली, सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकाली, तो मुझे x और y की कम से कम एक वैल्यू तो मिल ही जाएगी, एक वैल्यू तो मिल ही जाएगी, मतलब x की एक वैल्यू मिल जाएगी और y की एक वैल्यू मिल जाएगी। x का हो सकता है 5 आ जाए, y का हो सकता है 6 आ जाए, तो मिनिमम कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकल आएगा, कम से कम एक x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y। ठीक है, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x एंड y तो मिल ही जाएगी, कम से कम एक तो मिल जाएगी, एक से ज्यादा भी मिल सकती है, लेकिन मिनिमम एक तो मिल ही जाएगी। एक मिले या एक से ज्यादा x की वैल्यू मिले तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर हो रही है बात? फिर से समझ लो कि अगर मुझे कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, मुझे कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, इनको उन चार मेथड, चार में से किसी एक मेथड की हेल्प से मैंने सॉल्व किया, और मैंने x और y की वैल्यू निकाली, एक मिनिमम एक एक एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। एक से ज्यादा भी आ गई, दो दो आ गई, तीन तीन आ गई, 10 10 आ गई, 15 15 आ गई, तो भी वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, इनकंसिस्टेंट क्या होगा? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, कोई आंसर ही नहीं आएगा, एक्स और वाई की कोई वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाओगे, उन चारों में से कोई भी मेथड यूज कर लो। कुछ कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे, उनकी एक्स और वाई की कोई वैल्यू निकलती ही नहीं है, और जब वैल्यू नहीं निकलती है, कोई एक्स और वाई की वैल्यू आती ही नहीं है, तो कोई सोल्यूशन नहीं आता है। एक्स और वाई की वैल्यू ही सोल्यूशन है, और जब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आया, और जब कोई सोल्यूशन नहीं आया तो क्या कहलाएंगे? नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन आएगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इनकंसिस्टेंट तब कहेंगे जब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। क्लियर हो गई बात? ओके, बढ़िया। अब आगे चलते हैं हम लोग। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, और एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है वो फर्दर दो टाइप में डिवाइड है। अब देखो यहाँ क्या बोला, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन।
एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब है एक सॉल्यूशन भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो उस बेसिस पे यहाँ पे दो पार्ट किए गए हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो पार्ट है, फर्दर दो टाइप और है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? देखो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी। एक्स की एक वैल्यू आएगी और वाई की एक वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स की 5 आ गई, वाई की 7 आ गई, बस, ठीक है। ये एक एक वैल्यू आ गई। मतलब समझो कि अगर मुझे कोई ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मैं उन चार में से किसी एक मेथड से सॉल्व करूं और मेरी एक्स की एक कोई वैल्यू आ जाए और वाई की भी कोई एक वैल्यू आ जाए। अब इसके अलावा किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी एक्स की, इसके अलावा एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, वाई की भी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। सिंगल अगर वैल्यू आती है तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट तो कहेंगे ही, कंसिस्टेंट के अंदर कौन सा टाइप चला जाएगा? वो यूनिक सॉल्यूशन चला जाएगा। क्या चला जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन चला जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट नाम से ही समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली, यूनिक सॉल्यूशन में आप लिखोगे ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में लिखोगे ओनली वन सॉल्यूशन। इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकलेगी, 5 6 7 8 9 10, कितनी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सुनना, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू अगर आप निकाल पा रहे हो, एक से ज्यादा वैल्यू अगर आ रही है एक्स की या वाई की, तो उसमें आप इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हो एक्स और वाई की, तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हो रही बात? अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तुम्हें एक से ज्यादा वैल्यू निकल रही है, एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 निकल रही है, तो इसका मतलब है उसमें इनफाइनाइट वैल्यू निकल सकती है, ठीक है, और उसको कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें एक से ज्यादा एक्स की या वाई की वैल्यू आ रही है, तो वो कंसिस्टेंट तो होगा ही, लेकिन कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट में भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और यहां तो मैंने बता दिया इनकंसिस्टेंट में एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इनकंसिस्टेंट में एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, यूनिक सॉल्यूशन में एक्स और वाई की एक एक वैल्यू निकल रही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यू निकल रही है, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, अब आप ये भी सवाल कर सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन, कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कौन सा ये दो इक्वेशन कौन सा सॉल्यूशन देगा? एक सॉल्यूशन देगा, एक से ज्यादा देगा, या एक भी नहीं देगा? तो आप देख के कैसे पता लगाओगे, आप देख करके कैसे पता लगाओगे कि ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको दिया गया है, इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? ये आप देख के कैसे पता लगाओगे? तो अब हम यही देखेंगे कि देख के हम कैसे पता लगाएंगे, क्या कंडीशन होती है, ठीक है। हर 1 2 3 3 दिख रहा है ना, क्या कंडीशन होती है, कैसे आप देख के पता लगा लोगे, ठीक है। चलिए कंडीशन पे आते हैं। अब देखो ध्यान से, जितने भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं, जितने भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो इस फॉर्म में होते हैं। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब a1 कौन है? पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, a2 कौन है? दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, ठीक है। दोनों का रेशियो a1 अपॉन a2 कर दिया, करके चेक कर लिया। फिर पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1, दूसरी इक्वेशन y कोफिशिएंट b2, उसका रेशियो चेक कर लिया।
उसको काट पीट के चेक किया, A1 A2 को काटा, B1 B2 को काट वाट के देखा, अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब है कि आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये कंडीशन है, इसको बहुत 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 ध्यान से याद करके रट लो, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, एमसीक्यू में कई बार पूछ लेगा, ठीक है। और ये हर जगह आपको आवश्यकता पड़ेगी, कितना भी ग्राफ बनाओगे हर जगह ये काम आएगा कंडीशन, ठीक है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्लियर है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 5x है, ये 5 है ना, 5x प्लस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है। देखो यहाँ पे ध्यान से, A2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, B1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, B2 की वैल्यू कितनी है, 9 है, C1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, C2 की वैल्यू कितनी है, 8 है। क्लियर है, कोई समस्या? तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ, अगर मैं इसको लेकर के चेक करूँ, तो A1 कितना है, 2 है, अपॉन A2 कितना है बेटा, A2 कितना है, 5 है, ठीक है। A2 कितना है, 5 है, नॉट इक्वल टू B1 कितना है हमारे पास, 3 है, और B2 कितना है B2 कितना है, 9 है, ठीक है। इसको काट देंगे तो 2/5 नॉट इक्वल टू 1/3। क्या ये सही बात नहीं है? 2/5 क्या 1/3 के बराबर होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ है। इसका मतलब है अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे इसकी x और y की एक एक वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। x और y की एक एक वैल्यू ही मिलेगी। क्लियर हो रही है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से A1 A2 B1 B2 निकाल करके यहाँ रख करके देख लीजिएगा, बराबर नहीं आ रहा है तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पे आ जाते हैं, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, कंडीशन इनकी क्या है देख लेते हैं। कंडीशन इनकी है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, ये कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, ठीक है। इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल एक लेते हैं, 2x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। 6x प्लस 21y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो A1 2 है, A2 कितना है 6 है, B1 कितना है 7 है, x का ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। और C1 कितना है 8 है, B2 कितना है हमारे पास, B2 ये 21 है, ठीक है। और C2 कितना है हमारे पास 24 है। क्लियर हो रही है? A1 A2 x का कोफिशिएंट है, B1 B2 y के कोफिशिएंट है, C1 C2 कांस्टेंट है। अगर मैं इनको यहाँ पुट करूँ, देखो A1 की वैल्यू कितनी बेटा 2, A2 की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू B1 कितना है हमारे पास 7, B2 कितना है 21, C1 कितना है हमारे पास 8, C2 कितना है 24, ठीक है। C2 कितना है 24, इसको काटो 1/3, ठीक है। काटोगे यहाँ भी 1/3, काटोगे ये भी 1/3, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये सब के सब लास्ट में बराबर आ गया। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इस इक्वेशन को पीछे के 4 में से किसी भी मेथड से सॉल्व करता हूं तो मुझको x और y की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। जितने मन चाहे उतनी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं x और y की। तो ये स्टार बना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से करना है आपको। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन वाले की कंडीशन पे। इनकी कंडीशन पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इनकी कंडीशन पे बात कर लेते हैं। इनकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये है कंडीशन किसकी, नो सॉल्यूशन की, ठीक है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इधर इधर ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हम इसके लिए ले लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0,
एक मिनट, 8x प्लस 12y इक्वल टू, नहीं, 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे a12 है, ठीक है, तो a12 है, a1 अपॉन a2 करेंगे तो 2/8 आ जाएगा a1 अपॉन a2, ठीक है। फिर b1 अपॉन b2 तो 3/12 आ जाएगा, ठीक है, 3/12 आ जाएगा, ठीक है। फिर c1 अपॉन c2 करेंगे तो 7 अपॉन 9 आ जाएगा। अब देखो इसको काटेंगे, ये 1 अपॉन 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे, ये भी 1 अपॉन 4 आ जाएगा, और ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है ये ऐसा आ जाएगा, 1 अपॉन 4 इक्वल टू, इधर का भी 1 अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 9, ठीक है। तो ये कंडीशन आई, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। काट वाट के छोटा किया तो ये वाला और ये वाला पार्ट तो इक्वल हो गया, मतलब a1 अपॉन a2 वाला पार्ट और b1 अपॉन b2 वाला पार्ट इक्वल हो गया, लेकिन c1 अपॉन c2 का पार्ट इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर मैं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन को उन चार में से किसी भी मेथड से सॉल्व करता, उन चार में से किसी भी मेथड से सॉल्व करता, तो मुझे एक्स और वाई की कोई भी, एक्स और वाई की कोई भी, ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं मिलती, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई किसकी बेटा, नो सॉल्यूशन की, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई है, तो एक बात और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक बात और कर लेते हैं कि देखो हमें मालूम है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। जिनको नहीं मालूम है मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, किसी भी तरीके का लीनियर इक्वेशन हो, चाहे 1 वेरिएबल हो, चाहे 2 वेरिएबल हो, चाहे 3 वेरिएबल हो, अगर वो लीनियर इक्वेशन है और उसका आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दूसरे लीनियर इक्वेशन के लिए दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास एक ये इक्वेशन है, ये अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूंगा तो इस वाली इक्वेशन का, पहली वाली इक्वेशन का अलग स्ट्रेट लाइन बनेगी और इस दूसरी वाली इक्वेशन के लिए अलग स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर है। अच्छा चलो इसी में लगे हाथ एक और बात कर लेते हैं कि अगर 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 कोई ठीक है, अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है, अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल यहां लिया था हम लोगों ने, ठीक है। अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो ग्राफ इनका बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा बनता है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, रुक जाओ, इंटरसेक्टिंग लाइन, ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई, अगर आपके पास ये वाला, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे, देखो इसको, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे, ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहोगे तो एक इक्वेशन एक लाइन को डिनोट करेगी, दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन को डिनोट करेगी। तो जब इसका पूरा प्लॉट कर लोगे ग्राफ तो आपको एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, मतलब ऐसे लाइन मिलेगी, ठीक है, कटती हुई, कहीं पे कट करेगी। और जहां पे ये कट करेगी, ध्यान सुनना मेरी बात, जहां पे ये कट करेगी, जहां पे ये कट करेगी, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यही इनका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, देखो ग्राफ में एक्स और वाई दो लाइन होती है। अब जहां ये कट करेगी वहां पे कोऑर्डिनेट निकलेगा एक्स और वाई, जैसे ये आपने ग्राफ बनाया तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकलेगा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आएगा, यही इनका सॉल्यूशन होता है, यही इनका सॉल्यूशन होता है। अच्छा ध्यान से सुनो, यूनिक सॉल्यूशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, इसीलिए जब आप ग्राफ बनाओगे, इसीलिए जब आप इन इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो एक जगह ही कट करेंगी। कहां कट करेंगी, सिर्फ एक जगह, सिर्फ एक जगह कट करेंगी। तो एक जगह कट करेंगी तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, जितनी जगह कटिंग होगी, जितनी जगह टच होगा उतना सॉल्यूशन निकलेगा। दो लाइनें, ध्यान सुनना मेरी बात, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जब आप ग्राफ बनाओगे तो जो दो लाइन बनेगी, एक इक्वेशन की एक लाइन, दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन, जब दो लाइन बनेगी वो दो लाइन जितनी जगह टच होगी उतना सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की लाइन एक जगह टच होती है तो इसका एक सॉल्यूशन निकलता है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे आ जाओ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, जगह तो है नहीं, एक मिनट, आप इतना नोट कर लीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए, मैं फिर इरेज करूंगा थोड़ा सा, इतना आप नोट कर लीजिए तुरंत, मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा जगह बनाऊंगा। ठीक है, नोट कर लिया, चलो
देखो एग्जाम्पल हम मिटा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ, एक मिनट, इसका जो ग्राफ बनेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो बनेगा ओवरलैपिंग लाइन। क्या बनेगा? ओवरलैपिंग लाइन, या इसको कोइंसाइड लाइन भी बोलते हैं। कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन का मतलब है एक के ऊपर एक। देखो जैसे मान लो मैंने ग्राफ बनाया, एक लाइन ऐसे बन गई, रेड लाइन दिख रही है ना, हाँ, एक लाइन ऐसे बन गई, ठीक है। और इसी पे पहले इक्वेशन की लाइन बना दी मैंने, एक लाइन बनी तो मतलब एक इक्वेशन की लाइन बन गई। और जब दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाऊंगा तो वो लाइन भी इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी, इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी, इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये दो लाइनें आपस में ओवरलैप कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को छू रही हैं, और इनफाइनाइट पॉइंट पे छू रही हैं। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ऐसे टच करेगी तो अब ये इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रही है ना, पूरी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई हैं, तो पता नहीं कितने पॉइंट पे टच कर रही होंगी। तो ये लोग एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करती हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे ये एक दूसरे को टच करती हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है। आई बात समझ में? अगर ध्यान सुनना मेरी बात, अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसकी कंडीशन a1/a2 नॉट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको ओवरलैपिंग लाइन मिलेगी या कॉन्साइड लाइन मिलेगी, जो एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, एक दूसरे पे एकदम, एक दूसरे के ऊपर एकदम चढ़ जाएंगी, एकदम ओवरलैप करेंगी, तो एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेंगी, इसीलिए इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकलता है। क्लियर है? अच्छा, अब नो सोल्यूशन वाले पे आ जाओ। नो सोल्यूशन वाले का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, नो सोल्यूशन वाले का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? वो पैरेलल लाइंस बनेगा, वो पैरेलल लाइन बनेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात फिर से, ठीक है। अगर मैं इनकंसिस्टेंट वाले का ग्राफ बनाऊंगा या नो सॉल्यूशन वाले का ग्राफ बनाऊंगा, तो एक इक्वेशन से एक लाइन, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन, तो मैं ग्राफ में ये देखूंगा, मैं ग्राफ में ये देखूंगा कि ये जो इनकंसिस्टेंट है ये वाला, इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं इनकंसिस्टेंट का, तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा। वो कैसी लाइन बनेगी? पैरेलल लाइन बनेगी। वो लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगी, और जब लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगी तो इसका मतलब है वो कहीं टच नहीं करेगी तो कोई उसका सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। मैंने आपसे कहा लाइन जितनी जगह टच करेगी उतना सोल्यूशन निकलेगा। एक जगह टच कर रही तो यूनिक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है। इनफाइनाइट जगह टच कर रही तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन है तो एक भी जगह टच नहीं कर रही है। अब जब एक भी जगह टच नहीं कर रही है तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इतना ही आपको बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको आप बहुत दिमाग में रख लीजिए, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं फिर से फटाक से बता दे रहा हूँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के दो टाइप के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के अंदर भी, अच्छा, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कम से कम एक सोल्यूशन तो निकलेगा, एक से ज्यादा भी निकल सकता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट के फर्दर दो टाइप होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनफाइनाइट की कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, एक जगह कट करेंगे तो एक सॉल्यूशन निकलेगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा वो ओवरलैपिंग लाइन बनेगी, वो इनफाइनाइट पॉइंट पर टच कर रही है इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। और नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, c1/c2 नॉट इक्वल है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा, वो एक भी जगह टच नहीं करेगा। इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ग्राफ में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। हम पहले चेक करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन है, फिर ग्राफ बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी कंडीशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके हमको बताइएगा जरूर से। थैंक यू सो मच।